प्यारे विद्यार्थियों, आज का यह पाठ भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य रचना पर केंद्रित है। हमारे इस पाठ में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनात्मकता के काव्य पक्ष पर विचार किया जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 19वीं शताब्दी के मध्य में यानी 1850 ईस्वी के आसपास होता है। यह युग भारतीय काव्य में और भारतीय समाज में संक्रमण का युग है। मोटे तौर पे हम माने तो भारतेंदु की रचनात्मकता को सन 1868 से 1900 के बीच सक्रिय माना जा सकता है। एक संक्रमणकालीन परिस्थितियों से गुजरते हुए जिस किस्म के रचनात्मक संस्कार कविता में हो सकते हैं वो भारतेंदु के यहाँ देखे जा सकते हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों के परिप्रेक्ष्य में रचनात्मकता, भारतेंदु की रचनात्मकता पल्लवित पुष्पित होती है। एक तरफ वो अपनी कविता में ब्रजभाषा को काव्य भाषा के रूप में अपनाते हैं, तो दूसरी तरफ एक वैष्णव मन होने के नाते वे राधा कृष्ण की भक्ति के साथ साथ रीतिकाल और भक्तिकाल की प्रवृत्तियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने निबंधों में, अपने नाटकों में और अपने प्रहसनों में उनका स्वर पुनर्जागरण का है। उनकी इसी क्षमता को देखकर हिंदी के मूर्धन्य आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें एक ओर पद्माकर और द्विजदेव की परंपरा से जोड़ा तो दूसरी ओर माइकल मधुसूदन दत्त और हेमचंद्र की श्रेणी में रखा। वे एक आत्मालोचन के भी भाव से प्रेरित होकर कविता कर रहे हो हैं। उनकी कविता में भारतीय समाज की वृत्तियों के प्रति एक आलोचना का भी भाव है। इसलिए कई जगहों पर वे पुजारियों की, पंडों की, मंदिरों के अधिकारियों की हंसी भी उड़ाते हैं, तो स्त्री शिक्षा और समाज सुधार जैसे वृत्तियों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। 19वीं सदी का उत्तरार्ध भारतीय जीवन और भारतीय शिक्षा में एक किस्म के आंदोलनात्मक स्वर का समय है। इन आंदोलनों के प्रभाव कविता पर और लगभग संपूर्ण रचनात्मकता पर पड़ना स्वाभाविक भी था। भारतेंदु के यहाँ भी ये चीज़ आपको देखी जा सकती है। उनकी पंक्ति है, हों ही मनुष्य हैं क्यों भये हम गुलाम वे भूप। आदमी तुम बे, आदमी हम बे, तुम राजा और हम गुलाम, नहीं चलेगा। यह भाव नवजागरण का भाव है। उनकी एक पत्रिका की मुख्य पंक्ति ही ये थी कि नारी नरसम होई, स्त्री पुरुष के बराबर है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि भारतीय समाज में अगर कोई पूछे कि नवजागरण की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आप कह सकते हैं कि नवजागरण की शुरुआत इन्हीं पंक्तियों से हुई। भारतेंदु के यहाँ आपको काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा देखने को मिलेगी और कालांतर में ब्रजभाषा से निकली हुई खड़ी बोली का स्वरूप भी आपको वहीं देखने को मिलेगा। यहाँ कविता संबंधी विषयों का भी संक्रमण है और भाषा का भी संक्रमण है। ब्रजभाषा भक्तिकालीन और रीतिकालीन काव्य भाव को समेटने के काम आती है
तो खड़ी बोली नवजागरण के भाव को समेटने के काम आती है। विषय वैविध्य के साथ साथ रस, छंद, अलंकार आदि के प्रति एक बहुत ही सुलझा हुआ दृष्टिकोण वहाँ देखने को मिलेगा। भारतेंदु की कविता में शिल्प की उज्ज्वलता के दर्शन आपको हो सकते हैं। भारतेंदु राधा कृष्ण के प्रेम से सिक्त हृदयहारी पदों की सृष्टि करते हैं, तो दूसरी ओर उपदेशात्मक पदों की भी रचना करते हैं। अपने युग में ही नहीं, आने वाले युग के प्रति भी उनकी कविता आपको सचेत करती है। भारतेंदु की काव्य चेतना को अगर पढ़ना हो तो आपको बलिया वाले भाषण के संदर्भ में पढ़ना होगा। बलिया का जो भाषण है, बलिया के ददरी मेले में दिया गया जो भाषण है, वो भारतेंदु की काव्य चेतना को दिशा देने वाला भाषण है। उन्होंने दयनीय सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दशा पर चिंता भी व्यक्त की। भारत के लोगों से आत्मचिंतन करके रोमोह में की अपील भी की और साथ ही साथ अपनी सांस्कृतिक उच्चता और राजनीतिक गरिमा का उच्च राग भी आलापा। भारतेंदु के पूर्व जितने भी कवि हुए हैं, श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और शांति, इन्हीं 9 रसों को मानने वाले कवि हुए हैं। भारतेंदु ने यह तर्क दिया कि इनके अतिरिक्त वात्सल्य, सख्य, भक्ति और आनंद, ये 4 रस और होने चाहिए, क्योंकि इन 9 रसों में से किसी एक रस में भी इन चारों का भाव नहीं आता है। श्रृंगार रस की कविता तो सभी कवियों की मधुर और अच्छी होती है, पर भारतेंदु की श्रृंगार रस की कविता सरस और मर्मस्पर्शी होने के साथ ही साथ सारगर्भित और प्रेम की अवधारणा की व्याख्या करने वाली है। शब्द भले ही विस्मृत हो जाए, पर प्रेम हृदय में जगह बना लेता है, यह भारतेंदु की कविता से समझा जा सकता है। प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग जैसे काव्य संग्रहों की पदावली को देखने से इनके श्रृंगार की विलक्षणता उजागर होती है। जिन आँखिन में नवरूप बस्यो, उन ओजन सौ अब का देखिए। प्रेम का प्रतिदान नहीं पाकर सदा वियोग से संतप्त रहना प्रेमी को अधैर्यशाली बना रहा है। प्राचीन कवियों के यहाँ इनकी कविता के रंग ढंग कुछ अलग ढंग के हैं, पर परिष्कृत, गार्हस्थ्य और मर्यादा का प्रेम देखना हो तो आपको भारतेंदु के यहाँ देखा जा सकता है। भारतेंदु ब्रजभाषा का काव्य संस्कार भी करते हैं। ब्रजभाषा उनके लिए सिर्फ नैन नचाए कहे मुस्काए लला फिर आई ओ खेलन होरी की काव्य भाषा नहीं है। वे ब्रजभाषा को सामाजिक और राजनीतिक चेतना से संपन्न करते हैं। वे उसे समाजोन्मुखी बनाते हैं। भक्तिपरक, धार्मिक उदारता के साथ साथ एक राजनीतिक स्वातंत्र्य बोध से भी युक्त करने का काम भारतेंदु ने किया, खासकर ब्रजभाषा को। ब्रजभाषा उस समय एक ऐसी काव्य भाषा के रूप में आती है जहाँ की कई दूसरी कवि भी ब्रजभाषा में काव्य रचना के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। उर्दू के कई कवि ब्रजभाषा में काव्य रचना की ओर आकर्षित हो रहे हैं। शायद यही देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की टिप्पणी रही भारतेंदु जी के बारे में कि उन्होंने ब्रजभाषा का काव्य संस्कार किया। ब्रजभाषा की कविता को
बृहत्तर समाज से जोड़ने का काम शुक्ल जी के शब्दों में भारतेंदु ने किया। मुझे अक्सर लगा है कि बड़ा कवि वो होता है जो काव्य को नए संदर्भों से युक्त करे। भारतेंदु के यहाँ खासकर काव्य भाषा के संदर्भ में ये चीज़ पढ़ी जा सकती है। यह उस युग का संस्कार है कि काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा को लगभग सभी साहित्यकार अपना रहे हैं। उनके पदों में वह लालित्य है जो रीतिकालीन लालित्य कहा जा सकता है। और मैं अगर अति न करूं तो ये कह सकता हूं कि रीतिकालीन कविता अपने समय में शिल्प की दृष्टि से हिंदी की परंपरा में लिखी गई सर्वोज्ज्वल कविता है और शायद शिल्पगत उज्ज्वलता का वह संस्कार भारतेंदु की भी कविता में देखा जा सकता है। उन्होंने अपनी कविता में कवित्व के अलावा कुंडलियाँ, दोहा, ठुमरी, लोकगीत, ख्याल आदि जैसे नए और पुराने काव्य रूपों का भी प्रयोग किया। बांग्ला के प्यार छंद को भी उन्होंने अपनाया। कृष्णचरित का गान भारतेंदु ने मुक्तक पदों में किया। देवी छंद लीला एक सफल कृति है, इसके प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। उनके काव्य की एक खास विशेषता है कि पदों में होने पर भी कथा कहीं खंडित नहीं होती है और मुक्तक पद भी एक प्रबंधात्मकता का संकेत देते हुए वहाँ लगते हैं। उनकी एक पंक्ति है, ब्रज की लता पता मोह कीजो, गोपिद पद पंकज पावन रज, जाए सिर भीजो। मेरा संकेत यह है कि आधुनिक काल में पुनर्जागरण के समय नायकत्व के रूप में वो कृष्ण की लीला को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। उनके लिए कृष्ण की लीला सिर्फ भक्ति की लीला नहीं है, अपितु स्वातंत्र्य बोध की भी लीला है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का एक उल्लेख करना चाहूँगा भारतेंदु के संदर्भ में ही। आपको ज्ञात है कि वो फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे। भारतेंदु ने शिव प्रसाद जी पर चुटकी भी ली और उन्होंने उनकी उर्दू मिश्रित और फारसी मिश्रित हिंदी का मजाक भी उड़ाया और कहा, है उर्दू हाय हाय, कहाँ सिधारी हाय हाय, मेरी प्यारी हाय हाय, मुंशी मुल्ला हाय हाय। यह भाषा के संस्कार के प्रति भारतेंदु की दृष्टि का परिचायक पद है। भारतेंदु मानते हैं कि हिंदी को अगर कहीं से शब्दावली लेनी है तो वह ब्रज भाषा से शब्दावली ले सकती है और संस्कृत का वाक्य विन्यास ले सकती है, पर उर्दू फारसी के प्रति वे बहुत खुले ढंग से शब्दावली के पक्षधर नहीं है। इसीलिए इंदर सभा में के अनुकरण पर उन्होंने एक उर्दू में इंदर सभा के अनुकरण के पक्ष में उन्होंने बंदर सभा लिखा, जिसमें बंदर नायक है और शुतुरमुर्ग नायिका है। यह उस भाषा बोध का एक तरह से परिहास करना था जिसकी तरफ राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद दृष्टि दे रहे थे। भारतेंदु के इतिहास दृष्टि के संदर्भ में उनकी काव्य कला की व्याख्या करना भी मैं समझता हूँ उचित रहेगा। भारतेंदु अपनी काव्य संस्कार में इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों को और इतिहास की स्मृतियों को ध्यान में रखते हुए देशभक्तिपूर्ण कविताएं लिखते हैं। अंग्रेजों के शोषण की नीति का विरोध करते हैं। भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंसी के तन बंधन मूसै,
जाहिर बातन में अति तेज, क्या सखी साजन नहीं अंग्रेज। उनकी चिंता है कि विक्टोरिया रानी का राज्य सभी सुखों से समृद्ध है, पर देश का धन बाहर जा रहा है। अंग्रेज राज सुखसाज सजे सब भाई, पै धन विदेश चल जात यही अति ख्वाई। ऐसा कौन सोच सकता है? ऐसा वही सोच सकता है जिसे अपने देश की चिंता हो, अपने समाज की चिंता हो, जिसका काव्य संस्कार अपने समाज और देश की चिंताओं से बना हुआ काव्य संस्कार हो। अपनी कविताओं में भारतेंदु कभी भी भारतीय जीवन की सामाजिकता की उपेक्षा नहीं करते, भारतीय सांस्कृतिक बोध की उपेक्षा नहीं करते, और यही कारण है कि उनके यहाँ नारी शिक्षा, दहेज, गरीबों का शोषण, जमींदारी उन्मूलन, कर्ज जैसे विषयों पर एक बहुत ही नीरछीर विवेकपूर्ण दृष्टि डाली गई है। और यही मैं अपनी अक्सर आप लोगों से बातचीत के क्रम में एक बात कहता हूँ कि बड़ा कवि और बड़ा व्यक्ति कौन होता है? बड़ा व्यक्ति और बड़ा कवि वो होता है जिसके समय में छोटे लोग भी अपनी रचनात्मकता को बड़ा कर पाएँ। बड़ा वो नहीं है जिससे मिलकर आप अपने को छोटा महसूस करें। भारतेंदु के संदर्भ में ये बात मानी जा सकती है। भारतेंदु ने अपने समय की रचनात्मकता को स्वर दिया। भारतेंदु मंडल इस बात का प्रमाण है। भारतेंदु मंडल के प्रायः सभी सदस्य, चाहे वो अंबिका दत्त वाजपेयी हों, बालकृष्ण भट्ट हों, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हों, प्रताप नारायण मिश्र हों, ठाकुर जगन मोहन सिंह हों, ये सभी लोग भारतेंदु की काव्य दृष्टि से प्रेरित रचनाकार हैं। यह सभी अपने समय में रचनात्मक रूप से सक्रिय लोग हैं। भारतेंदु ने अपने समय की प्रचलित प्रायः सभी काव्य प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर एक नया काव्य संस्कार पैदा किया। यह काव्य संस्कार भारतीय जातीयता शब्द को आप राजनीतिक संदर्भ में न देखें। जातीयता शब्द साहित्य के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीयता और राष्ट्रबोध का द्योतक है। भारतेंदु के कविताओं में आप भारत बोध पढ़ सकते हैं। एक आइडिया ऑफ इंडिया है उनका, और ऑफ आइडिया ऑफ इंडिया है जागो सब आओ, जागो तो सब खल दल दलन रक्षाऊं अपनो आर्य मग जैसी दृष्टि है। उनकी कविता है प्रबोधनी। प्रबोधनी कविता में वे बार बार कहते हैं, कहाँ करुणा निधि सोए, जागत नहीं अनेक जतन कर भारतवासी रोए। ऐसी पंक्तियाँ भारतवासियों की चिंता की ओर इशारा करती हैं। भारतेंदु और उनके समकालीन सभी कवियों में यह चिंता आप पढ़ सकते हैं। भारतेंदु की प्रेम की भी कविताएं विशुद्ध श्रृंगार और प्रेम की कविताएं नहीं हैं, अपितु वे कविताएं भारतीय समाज के संस्कार की कविताएं हैं। और भारतेंदु की कविताओं को हम मोटे तौर पे दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो पारंपरिक शैलियों में रचित और दूसरा नवीन उद्भावनाओं में रचित। यूँ तो भारतेंदु के कुल काव्य ग्रंथों की संख्या 70 के आसपास है, पर अगर भारतेंदु की कविता की प्रवृत्तियों को समझना हो तो कुछ काव्य ग्रंथ, मसलन प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंद, वर्ण विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत आदि को मानक के रूप में हम ले सकते हैं। परंपरा से भारतेंदु की खड़ी बोली कविताएं जो आ रही हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो पारंपरिक शैलियों में रचित और दूसरा नवीन उद्भावनाओं के साथ रचित। परंपरा से भारतेंदु को जो कविता मिल रही है
उसमें भी दो प्रवाह आप देख सकते हैं। लावनी और पदावली जैसे गेय रचनाओं का प्रवाह है और कुछ फारसी के छंदों का प्रवाह आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों प्रवाहों में भारतेंदु की कविताएं अपेक्षाकृत प्रौढ़ हैं, क्योंकि उन्हें परंपरा का बल प्राप्त है। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा इसी रूप में लिखी गई भारतेंदु की कविताएं हैं। हम यह कह सकते हैं कि भारतेंदु का समय न केवल राजनीतिक संक्रमण का समय है, अपितु सांस्कृतिक और साहित्यिक संक्रमण का भी समय है। यह शासन विधान के साथ साथ काव्य विधान में भी नए और पुराने के बीच संवाद का भाव बनाने वाला समय है। विशेषकर भाषा की दृष्टि से इस युग की कविता में गद्य की भाषा खड़ी बोली और पद्य की भाषा ब्रजभाषा के रूप में बनती हुई दिखाई देती है। यह विभाजन किसी दूसरे भाषा के साहित्य में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यह सिर्फ हिंदी और उसकी बोली से जुड़ा हुआ विभाजन है। यह आधुनिक हिंदी साहित्य का एक किस्म से विकास क्रम कह ले। कुछ लोग इसे अंतर विरोध भी कहते हैं कि गद्य में तो नई नई साहित्यिक विधाएं विकसित हो रही थीं, परंतु काव्य में परंपरागत काव्य विधा पर ही बल था। भारतेंदु स्वयं काव्य रचना की परंपरागत मानसिक प्रक्रिया से मुक्त नहीं हो पाए थे। काव्य के क्षेत्र में जो संदर्भ लिए गए थे वे बहुत हद तक प्राचीनता पर आधारित संदर्भ ही थे। भारतेंदु को भक्ति काव्य और रीति काव्य विरासत में मिला था, इसीलिए भक्ति काव्यपरक और श्रृंगारिक रचनाओं की अनुभूतियों से वे पृथक नहीं हो पाए। एक तरफ नवजागरण का दबाव था और दूसरी तरफ परंपरागत काव्य संस्कार का दबाव। इन दोनों के बीच एक जो रचनात्मक सौंदर्य विकसित हुआ वह हिंदी कविता का एक ऐतिहासिक संदर्भ बनता हुआ दिखाई देता है। यही कारण है कि भारतेंदु नवजागरण के अग्रदूत के रूप में भी दिखाई देते हैं। आप भारतेंदु के दबाव से, भारतेंदु के रचनात्मक दबाव से भारतेंदु में ही एक नए काव्य संस्कार को विकसित होते हुए पढ़ सकते हैं। भाषा की दृष्टि से इस काल के कवियों में एक नई शब्दावली विकसित हो रही थी, तो काव्य तत्व की दृष्टि से एक नया काव्य संदर्भ बनता हुआ दिखाई दे रहा था। कई बार ऐसा लगता है कि भारतेंदु के मन में अपने परंपरागत काव्य संस्कार के कारण ही खड़ी बोली के काव्य क्षमता पर बहुत भरोसा दिखता नहीं है। उन्हें कहीं लग रहा था कि खड़ी बोली की काव्यात्मकता उतनी प्रभावशाली नहीं बन पाएगी। यही कारण है कि भारतेंदु ब्रजभाषा को अपनी भक्तिकालीन काव्य भाषा के रूप में, भक्तिकालीन काव्य संस्कार के रूप में और रीतिकालीन श्रृंगारिकता के रूप में अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। वे प्राचीन काव्य वृत्तियों के अनुवर्ती नवीन काव्य वृत्तियों की सृष्टि भी करते हैं। भारतेंदु में का यह श्रेय है कि उनके यहाँ एक नवीनता का आकर्षण भी बना हुआ है। राजभक्त होते हुए भी जिसका आरोप उन पर लगाया जाता है, देश के प्रति अपने लगाव में उनकी कहीं कमी नहीं है। और यही कई बार कहा भी जाता है कि भारतेंदु की कविता में एक राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति के बीच द्वैध पढ़ा जा सकता है। उनके यहाँ दास्य भाव की भक्ति भी है और माधुर्य भाव की भक्ति भी है। नायक नायिका के सौंदर्य वर्णन में वो रम कर कविता करते हैं, तो कृष्ण को आराध्य के रूप में मानकर भी रम कर कविता करते हैं। इतिवृत्तात्मकता उनकी काव्य शैली है। यह इतिवृत्तात्मकता काशी के काव्य संस्कार की देन है।
मैं तो इसे काशी का स्थानिक संस्कार कहता हूँ। यह हिंदी का भी स्थानिक संस्कार है। लेकिन इस वृत्तात्मकता ने उनमें व्यंग का पैनापन कम नहीं होने दिया है। उनकी पूरी रचनात्मकता में आपको एक व्यंग और हास्य का पैनापन देखने को मिलेगा। उनके नाटक और उनके नाट्य गीत जो उनके काव्य संस्कार के ही प्रमाण हैं, इस व्यंग्यात्मक पैनापन को स्पष्ट करते हुए दिखते हैं। उनके कुछ प्रबंध गीत भी हैं, देवी छद्म लीला, तन्मय लीला, रानी छद्म लीला। यह जो छद्म शब्द बार बार आया है, यह भारतेंदु का व्यंग्य है। यह छद्म बताता है कि तुम जो हो वो दिखते हो, वो ऐसे हो नहीं। और यह जो कथनी और करनी का अंतर है, यह जो शब्द और अर्थ का अंतर है, भारतेंदु के यहाँ व्यंग्य को बनाता है। भारतेंदु उर्दू से चाहे जितना विरोध करते हों, पर उर्दू की शैली का प्रभाव वे ब्रजभाषा पर लेते हुए कई बार देखते हैं। उर्दू की रवां दवां शैली ब्रजभाषा के काव्य संस्कार पर दिखती भी है। वहीं जब उन्हें खुद एहसास होता है कि वो फारसी उर्दू के रवां दवां शैली में जा रहे हैं, तो अपने सांस्कृतिक बोध को वो एसर्ट करते हैं। अपने सांस्कृतिक बोध और सांस्कृतिक अस्मिता पर वो दबाव बनाते हैं। कुल मिलाकर उनकी कविता एक नए युग की कविता है। वे आधुनिकता के प्रवर्तक थे। उनकी आधुनिकता से ये बात समझी जा सकती है कि आधुनिकता परंपरा का विकास है। वह एक प्रक्रिया के तहत आधुनिक है। वे परंपरा से मुक्त होकर आधुनिक नहीं है। वह परंपरा चाहे काव्य बोध की परंपरा हो, काव्य संस्कार की परंपरा हो, काव्य भाषा की परंपरा हो, वह सहज परंपरा है। भारतेंदु के यहाँ उनकी काव्य रचनाओं में आप ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजभक्ति, राष्ट्रभक्ति को एक सहज स्वाभाविक विकास प्रक्रिया के तहत ही पाते हैं। कहीं भी वो कृत्रिम दिखाई नहीं पड़ते हैं। और यही कारण है कि हिंदी में जो आधुनिकता आई है, उसके केंद्र भारतेंदु बने हैं। यह आधुनिकता भारतीय जीवन के अपने उत्स से निकली हुई आधुनिकता है। यह पश्चिम के अंधानुकरण से निकली हुई आधुनिकता नहीं है। और शायद इन्हीं कारणों से भारतेंदु का काव्य और भारतेंदु हिंदी नवजागरण के अग्रदूत हैं और उनकी कविता हिंदी नवजागरण की कविता है। धन्यवाद।